कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच होने वाली बैठक फिलहाल एक दिन के लिए टाल दी गई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक अब कल यानी 20 जनवरी को होगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे दोनों पक्षों के सदस्य दिल्ली विज्ञान भवन में मिलेंगे। ये किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। इससे पहले हुई 9 दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई, जबकि कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानून बनाने के मुद्दे पर अब तक कोई बात नहीं बनी है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए समिति के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक 19 जनवरी को पूसा कैंपस में होगी। घनवट के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी इस पैनल के सदस्य हैं। शंकरी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष घनवट ने कहा कि 19 जनवरी को पूसा परिसर में बैठक कर रही हैं। केवल सदस्य ही भविष्य के कार्य को तय करने के लिए मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने पहले ही खुद को इस समिति से अलग कर लिया था। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर आज गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने वाली है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाला फैसला तो कर लिया, लेकिन अब बात कानून व्यवस्था पर टिक गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान रैली निकालने की अनुमति देने या न देने का अधिकार दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साफ कर दिया कि फिलहाल कानून व्यवस्था और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर वो किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन नहीं दे सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खतरे की संभावना बेहद ज्यादा होती है, लिहाजा पुलिस फोर्स की तैनाती उसी आधार पर की जाती है। ऐसे में अगर किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति दी जाती है तो इससे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने की संभावना ज्यादा होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के गृह मंत्री अमित शाह के साथ कानून व्यवस्था को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में गृह मंत्री को किसानों की इस मांग की भी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली को लेकर अंतिम फैसला अगले 1 या 2 दिन में लेंगे। वेब सीरीज तांडव को लेकर उठे विवाद के बाद सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगी है। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और क्रिएटिव टीम ने एफआईआर दर्ज होने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर होने और देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर माफी मांगी। वेब सीरीज तांडव एक फिक्शन है और अगर इसकी किसी भी व्यक्ति या घटना से समानता है तो ये पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म या धार्मिक विश्वासों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी संस्था, राजनीतिक दल या व्यक्ति का जीवित या मृत का अपमान करने का इरादा नहीं था। तांडव के कास्ट और क्रू की तरफ से व्यक्त की गई चिंताओं को संज्ञान में लिया गया और बिना किसी भावनाओं को आहत किए और बिना शर्त माफी मांगी है। अली अब्बास के माफी मांगने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर अली अब्बास से सवाल किया कि क्या उनमें अपने खुदा का मजाक उड़ाने की हिम्मत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 5 साल बाद नंदीग्राम में रैली करने पहुंची ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी को वॉशिंग पाउडर कहा। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो या तो ममता बनर्जी को हरा देंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नंदीग्रामे माननीय दाड़ान पद्म फुलटा निये आमी आमाके पार्टी दिक बा अन्य काउके दिक जाकेई देबेन आमी लिखे राखुन आजके सन्ध्याबेला घड़ीते टाइम दिए डेट दिए आपनारा लिखे राखुन 1.5 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। और देश में वैक्सीनेशन को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब तक 3,81,000 लोगों को टीका लग चुका है। हालांकि इस बीच 580 लोगों में इसका साइड इफेक्ट भी नजर आया।
वहीं 2 लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यूपी की मुरादाबाद में महिला की मौत वैक्सीन की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है, जबकि कर्नाटक में जिस 43 साल के व्यक्ति की मौत हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि उस व्यक्ति की मौत का कारण भी हृदय और फेफड़ों से संबंधित रोग को बताया जा रहा है। There are 2 deaths have been reported. One is male, which is 52 years age, was resident of Muradabad, UP. He was vaccinated on 16th of January and died on 17th. The post-mortem was done by a board of 3 doctors, which revealed that death was due to cardiopulmonary disease. This death is not related to vaccination, as per the post-mortem report. और अब देश भर का कोरोना अपडेट सिर्फ 1 मिनट में। देश में कोरोना के रोजाना मामले अब 14,000 से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,788 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 145 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,457 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,05,71,773 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,02,11,342 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,08,012 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,52,419 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96.59% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गया है। दिल्ली में कोरोना के रोजाना मामले अब 200 से भी कम हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 161 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 362 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,32,590 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,19,501 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,335 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,754 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 97.93% के करीब पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। एनएसए अजीत डोभाल ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर कट्टरपंथियों को सौहार्द का खतरा एक बताया है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने सोमवार को ऑल इंडिया सूफी सजादानशीन काउंसिल से जुड़े 20 धर्मगुरुओं के डेलीगेशन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बैठक में एनएसए डोभाल ने देश में कट्टरपंथी ताकतों से शांति और सौहार्द के खतरे पर चर्चा की। और हमारा जो खास मकसद था मिलने का, वो दरगाहों को, खानकाहों का प्रोटेक्शन और सूफी कल्चर को बढ़ावा देना। हिंदुस्तान का जो सूफी कल्चर रहा है हमेशा से, सदियों से, उसको बढ़ावा दिया जाए तसव्वुफ को, क्योंकि वाहिद एक सूफी कल्चर जो है यही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हमेशा से खड़ी रही है और कट्टरवाद के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आज के ज़माने में भी इन दरगाहों में हर कौम का और हर मज़हब का आदमी बिना किसी भेदभाव के शरीक होता रहा है। डेलीगेशन ने एनएसए के सामने इस बात को भी रखा कि किस तरह दरगाह शांति और भाईचारा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे के डबल अटैक ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिल्ली में ठंड का कहर अभी कम होता नहीं दिख रहा है। इस बार जनवरी के आखिर तक कड़ाके की ठंड दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। आज भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में घना कोहरा दिखाई दिया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। घना कोहरा होने से ट्रक और गाड़ियों को रास्तों में ही रुकना पड़ रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 26 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। आने वाले 2 दिन तक उत्तर भारत में बर्फीली हवाएं भी चलेंगी। जनवरी में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 10 महीने बाद स्कूल खुलने का एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है। दिल्ली और राजस्थान में स्कूल भी खुल गए। लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों का शिक्षकों ने स्वागत किया। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हुई है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल में एंट्री से पहले मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर भी चेक किया गया। बच्चे करीब 10 महीने बाद अपने स्कूल लौटकर दोस्तों से मिल। राजपथ में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजपथ पर कदम ताल की आवाज, आर्मी बैंड की धुन। ये सारी तैयारियां 26 जनवरी के लिए की जा रही हैं। अब से करीब 1 सप्ताह बाद देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसके लिए कल से ही इंडिया गेट पर परेड की तैयारी शुरू हो गई है, जो 25 जनवरी तक चलेगी। कमांडिंग परेड की गाड़ियां राजपथ पर खड़ी हैं। एनएसजी कमांडोज भी परेड रिहर्सल कर रहे हैं। ब्लैक कैट कमांडोज के साथ डॉग स्क्वाड भी है। परेड रिहर्सल में सेना के टैंक भी हैं। तस्वीरों में आप भीष्म टैंक, शरद टैंक को देख सकते हैं। बेशक इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई अतिथि नहीं होगा, लेकिन देश के शक्ति प्रदर्शन की झांकी में कोई कमी नहीं होगी, जिसकी पूरी तस्वीर आप 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देखेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी के समारोह के लिए दिल्ली पुलिस एक अलग ही तरह से तैयारी कर रही है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत की तस्वीरें पूरी दुनिया देखने वाली है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी देश के सबसे बड़े उत्सव के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बार खतरा पहले से 2 गुना है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां लोकल पुलिस के साथ मिलकर उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं। इस कैंपेन में उनकी तलाश की जा रही है जो बांग्लादेश या म्यांमार से भारत आकर दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं। 6 जनवरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ सस्पेक्टेड रोहिंग्यास एक कोविड स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और सस्पेशन के बेसिस पे 6 ऐसे रोहिंग्या नेशनल्स को, म्यांमार नेशनल्स जो थे, उनको सस्पेशन के बेसिस पर डिटेन किया गया। इन लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एफआरआरओ के आदेश के अनुसार इन सब लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। फिलहाल सभी घुसपैठियों को अलग अलग डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पहाड़ों की सूरत बदल कर रख दी है। 1 मिनट में तस्वीरें देखिए। ये बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग का है, जहां आप जिधर भी नजर घुमाएंगे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दूसरे राज्यों से बर्फबारी का लुत्फ उठा पर्यटकों का मानना है कि ये जगह स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। जन्नत है, ऐसा स्नो पहले कहीं नहीं देखा, ऐसी खूबसूरती पहले कहीं नहीं देखी। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, इतना राइड्स वगैरह सब माशाल्लाह। जो ये बोल रहे हैं कि गेम्स आगे जाके ओलंपिक्स हो तो होनी ही चाहिए, इंडिया के लिए एक शान की बात। दिस इज रियली ब्यूटीफुल, हमें इधर ही रहना है गुलमर्ग में। बहुत ही सुंदर जगह है, अनबिलीवेबल, मतलब हम बयान नहीं कर सकते, इतनी सुंदर जगह है। इससे पहले बर्फबारी का लुत्फ उठाने यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे थे, लेकिन बीच मौसम खराब होने की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आ गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, पर्यटक एक बार फिर कश्मीर की ओर जा रही हैं। तो कश्मीर में बढ़ती ठंड और शीतलहर ने वहां की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। कश्मीर घाटी में ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में फिलहाल ताजा बर्फबारी नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो बर्फ है जो अभी पिघली नहीं है। घर, पेड़ पौधों पर भी बर्फ नहीं है, लेकिन पूरी जमीन बर्फ से सफेद है। सड़क के किनारे बर्फ ही बर्फ है। अब जरा उस झील की तस्वीर देखिए
जिसे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। डल झील बर्फ बन गई है। डल झील में दूर तक भी आपको कोई शिकारा दिखाई नहीं देगा। जहां तक आप देखेंगे आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। कश्मीर घाटी में हर जगह तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। श्रीनगर में -6.4 डिग्री, गुलमर्ग में -6, पहलगाम में -6.8 और काजीगुंड में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 तारीख तक कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, जिसके बाद एक बार फिर घाटी में बर्फबारी शुरू होगी। कश्मीर में सोमवार को सेना ने शौर्य प्रतियोगिता का फाइनल आयोजन किया। 1 मिनट में ये भी दिखाते हैं आपको। घाटी में इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से लगभग सभी पहाड़ ढक गए हैं। पारा -8 डिग्री तक चला गया है, लेकिन सेना की ओर से यहां लगातार कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि घाटी से नई प्रतिभाओं को मौका मिल सके। ऐसी ही एक प्रतियोगिता थी शौर्य, जिसके समापन समारोह में कई सितारों ने संगीत के सुरों से घाटी को सराबोर कर दिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मशहूर गायक सुखविंदर सिंह खास तौर पर मुंबई से आए थे। अगर हम देखें तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा टैलेंट है देखा जाए तो, क्योंकि जो ये कॉन्सर्ट जो यहाँ पे चीज़ें बहुत कम होती है। बेसिकली मैं भी बाहर रह चुका हूँ, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं अलग लेवल पे होते हैं, लेकिन कश्मीर में वो लोगों को टैलेंट नहीं दिखाया जाता, चांस ही नहीं मिलता वो दिखाने का। बट जो ये कॉन्सर्ट जैसे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो शोज़ हैं, इसके तौर पर जो कश्मीरी वो निखर के आ रहे हैं आगे। जो दिख रहा है कि कश्मीरी में टैलेंट है, वो टैलेंट दिख रहा है, तो इससे पूरे इंडिया को एक न्यूज़ आती है कि हाँ भाई कश्मीर भी एक जगह है जिसमें जिन लोगों में टैलेंट है यहाँ पे दिखाने के लिए। इस प्रतियोगिता में 5 संगीतकार कश्मीर से जबकि 5 संगीतकार जम्मू से चुने गए थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.